तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विलियन चैप्टर, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्योंकि हम विलियन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि विलियन किसे कहते हैं। तो विलियन किसे कहते हैं, तो विलियन की डेफिनेशन आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। विलियन क्या होता है, जब जैसे हम एक गिलास जल लें, इस जल में 1 चम्मच चीनी डालें, ओके। तो यहाँ पर चीनी जो है वो जल में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो जो चीज घुल जाती है या जिसको बोले जो कम मात्रा में होती है उसे हम कहते हैं विलेय। और जो अधिक मात्रा में होती है वो कहलाती है विलायक, ठीक है। तो विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। विलेय और विलायक मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है विलयन। ठीक, तो वह पदार्थ जिसकी मात्रा किसी विलयन में कम होती है वो आपका विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो आपका विलायक कहलाता है। दोनों का मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो विलेय क्या हुआ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो या जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलायक विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है। इसको सरल करके समझेंगे तो ये है कि वह पदार्थ जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है वो आपका क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। इसको इजी करके समझें तो इसको हम जैसे चीनी को आपने जल में घोला तो चीनी जल में घुल गई, ओके। चीनी जल में घुल गई तो लेकिन वो है तो उसी विलयन के अंदर ही, उस जल के अंदर ही, कहीं चली थोड़ी ना गई। ऐसे ही नमक है, नमक को अगर आप जल में घोलें, 1 चम्मच नमक लें उसको जल में घोलें तो प्रारंभ में आपको नमक के कण दिखाई देते हैं, लेकिन घोलने के बाद वो नमक के कण आपको दिखाई नहीं देते। तो वो कहीं चले थोड़ी ना जाते रहते। तो उसी में अगर आप जल को एवोपरेट कर दें, मतलब वाष्पित कर दें, तो उन नमक के कणों को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बाद और विलयन क्या हुआ, विलयन विलेय और विलायक का मिश्रण क्या कहलाता है आपका, विलयन कहलाता है। विलेय व विलायक का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है।
अब विलयन होते हैं, विलयन के भी टाइप होते हैं, ये होता है समांगी विलयन। होमोजीनियस सॉल्यूशन। समांगी विलयन, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी का नाम रखने की वजह होती है समांगी। प्रत्येक सम मानी समान, अंग मानी अंग, जिसका प्रत्येक अंग क्या हो समान। जैसे कि अगर आप नमक को जल में घोलें तो न उसको आप हिलाने के बाद, थोड़ी देर मिलाने के बाद आप ये डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता सकते ये नमक का कण है ये जल का कण है, क्योंकि वो इतना अच्छे से आपस में मिल जाते हैं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो मिश्रण है वो हमारे क्या है समान मिश्रण। और बी विषमांगी मिश्रण। तो अगर समांगी मिश्रण में विलय विलायक के कण एक अच्छे से एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो विषमांगी में अच्छे से नहीं मिलते हैं। जैसे कि रेत को जल में मिलाइए, उसको आप हिला दीजिए, रेत के कण आपको अलग दिखाई देंगे और जल के कण आपको अलग दिखाई देंगे। तो ये हमारा कैसा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी विलयन की डेफिनेशन, जिसका प्रत्येक अंग समान होता है वो समांगी मिश्रण, जिसका प्रत्येक अंग समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। आप लिख लेना डेफिनेशन, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, नमक का जल का सॉल्यूशन समांगी मिश्रण, विषमांगी रेत और जल का मिश्रण। अब विलयन चैप्टर, ये तो 9th की या 8th की बातें थी, मैं रिवाइज कराती हूँ, लेकिन विलयन चैप्टर पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें उनके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। तो फॉर्मूलेज हम पहले देखते हैं। पहला फार्मूला है, इसको बोलते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता की बात आएगी तो हमेशा 100 में होता है, ये आप जानते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता में ऊपर हमेशा विलय की मात्रा, नीचे विलयन की मात्रा। तो विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब प्रतिशतता की बात कर रहे हो तो गुणा क्या करोगे इसको, ठीक है। आयतन, दूसरा है आयतन प्रतिशतता। तो क्या द्रव्यमान प्रतिशतता है तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। आयतन प्रतिशतता है तो विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ओके। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अपने आप ही याद होते चले जाते हैं। जैसे ही आप ये लिखते हैं आपको याद होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान विलय के ले लिया, आयतन ले लीजिए, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन वहां। ठीक। अब तीसरा चौथा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या इसको बोलते हैं शक्ति या स्ट्रेंथ, ऐसे लिखा जाता। तो ये बता दें ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम मतलब विलय की ग्राम में मात्रा,
बटे लीटर में आयतन, विलयन का आयतन लीटर। गुणा 100 नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप 100 गुणा करते आ रहे हैं तो आप इसमें गुणा 100 लगा देंगे। इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता इसलिए गुणा 100 है, आयतन प्रतिशतता इसलिए गुणा 100 है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इसलिए गुणा 100 है। इसमें कहीं भी प्रतिशतता वर्ड नहीं है, तो हम इसमें गुणा 100 नहीं करेंगे। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का आयतन लीटर में। दैट्स ऑल, बात खत्म, शक्ति होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का। इसके बाद आती है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर होती है पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, अब इसी से डेफिनेशन लिख लेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सूत्र, डेफिनेशन से सूत्र बन सकता है, सूत्र से डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी पदार्थ के 1 लीटर में उपस्थित उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है पदार्थ की नॉर्मलता कहलाती है। तो अगर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या दे रखी है 1 लीटर में, तब उसकी नॉर्मलता निकाल सकते हैं। नॉर्मलता को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। तो आप इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिखेंगे और सूत्र ये लिखा हुआ है। और सपोज जैसे पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बटे तुल्यांक की मात्रा। यहीं से पता चल जाता है। पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे तुल्यांक की मात्रा। अब पदार्थ में ग्राम में मात्रा तो आप निकाल सकते हैं। तुल्यांक की भार बच्चों को निकालना आता है या नहीं आता है, ये आप देखिए। तो तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, जल्दी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अणुभार निकालना आना चाहिए पहले। जैसे सपोज एक अम्ल का लिख दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं, अम्ल का तुल्यांक की भार। मान लो अम्ल है कोई, तो अम्ल का तुल्यांक की भार होता है अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे H2SO4, अणुभार निकालना कैसे बताया था? 2 गुणा 1 प्लस 32 प्लस 4 गुणा 16 बराबर कितना आएगा? 98। तो अम्ल की क्षारकता होती है अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो तुल्यांक की भार, इसका इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे तो हो जाएगा 98/2, क्योंकि अम्ल की क्षारकता होती है अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या। हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 49। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसे क्षार का तुल्यांक की भार अणुभार बटे क्षार की अम्लता। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NaOH, इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 40।
अब अम्ल की क्षारकता होती है क्षार की अम्लता होती है क्षार में उपस्थित OH आयन की संख्या। तो NaOH में कितने OH है? 1, तो इसका बटा 1 करेंगे इक्विवेलेंट वेट इसका, तो 40 बटा 1 मतलब 40 ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो वो ना अम्ल है ना क्षार, मान लो वो लवण है, तो क्या करेंगे? तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे धन संयोजकता या ऋण संयोजकता। क्योंकि किसी भी अणुसूत्र में धन और ऋण संयोजकता जो होती है वो बराबर होती है, तो चाहे धन संयोजकता से भाग करें चाहे ऋण से, वो बराबर हो जाएगी। एक जगह एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे Na2CO3, तो 2 गुणा 23 प्लस 12 प्लस 3 गुणा 16 106 आएगा। तो 106, अब इसमें धन संयोजकता कितनी है अगर आप इसको तोड़ें, तो 2 सोडियम प्लस के हैं और एक कार्बोनेट में 2 माइनस, तो 2 माइनस का है 2 ही प्लस के हैं, तो कितने से बाहर करेंगे? 106 बटे 2 मतलब 3, तो उसका तुल्यांक भार कितना आ गया? ठीक है, तो ये हुई नॉर्मल। इसके बाद है मोलर। कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलों की संख्या अगर आपको नहीं दे रखी है, तो मोल्स की पहले सवाल हम कर चुके हैं। मोलों की संख्या पदार्थ का ग्राम में भाग बटे अणु, मीन्स N बराबर W बटे। पदार्थ का अगर नाम दे, पदार्थ की ग्राम मात्रा दे रखी है, उसका नाम दे रखा है, तो हम उसका मोलों की संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। एक है मोललता, तो मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भाग। ठीक है, अगर ग्राम में करोगे तो वहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ मोलरता में और मोलता, ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है। हम मोलरता में और मोलरता में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके यहाँ रखने का ये कोई एक तरीका है बस, वो कोई रूल नहीं है। ठीक है, जैसे मोलरता, मोलरता में क्या रहेगा, और लीटर में भी क्या होता है, आयतन लीटर में। तो मोलरता, मोललता, तो यहाँ क्या है, विलायक का किलो में भाग। ठीक है, किलो में ला है तो मोललता, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होते। ये बस याद रखने का तरीका है, कोई नियम नहीं है, आपको आसानी से कंफ्यूज नहीं होते हैं उसमें। तो इसके बाद आता है लास्ट मोल प्रभाज्य में भी विलेय के मोल, विलेय के मोल प्रभाज्य होते हैं n बटे n प्लस n। दूसरा होता है मोल प्रभाज्य विलायक। ठीक है,
कैपिटल एन बटे एन। तो इतने सारे फार्मूलेज हैं इसमें और इन फार्मूलेज पे हमको न्यूमेरिकल करना है। तो पहले आज आप ये सूत्र अपना दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए किस तरीके से सूत्रों को याद रखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। हर सूत्र में आपने देखा कि आयतन लीटर में था, ठीक है, बटे में ऊपर विलय की मात्रा है, नीचे विलयन की मात्रा, टोटल विलयन की मात्रा है और लीटर में। लेकिन केवल मोलरता में जिसमें विलाय की मात्रा है, ये विलयन नहीं है, बस एक बात याद रखने की, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मॉल एन है, जहाँ स्मॉल एन बराबर विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन बराबर विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। बाकी का अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिभाषा आप इनकी नीचे बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। सूत्र से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन आपको लिखनी है और लिख लेना, और ये सूत्र याद होनी चाहिए। इन पर न्यूमेरिकल आएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएगा, डेफिनेशंस नहीं की जाती, न्यूमेरिकल्स का हमको करना है। तो अगले चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे इसमें।